इस चैनल पर दोस्तों आपको जीएस के सारे पोर्शन, जीएस 1 2 3 4 सारे पोर्शंस और करंट कंप्लीट कराई जाएगी। आप यहां से अपने नोट्स बना करके अपना जो एम है यूपीएससी या यूपीपीसीएस, आप उस एम को प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, आपको सबसे पहले एक बेसिक सी जानकारी हम देते हैं कि बेसिक सी जानकारी में देखिए, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका इसमें पेपर कितने होते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या आपका आता है। फर्स्ट स्टेज पीटी को बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो पोर्शन बच्चों आपके होते हैं, आपका जीएस एंड एप्टीट्यूड। आपके दो पोर्शन होते हैं, जीएस एंड एप्टीट्यूड या सी सेट आप बोल सकते हो। बच्चों, जो जीएस है ये आपका मेरिट बेस होता है और ये क्वालिफाई होता है। जीएस आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होती है आपकी यूपीएससी में 100 होती है। और अभी तक जो पिछला मेरिट जो लगी है बच्चे, वो आपकी 49 क्वेश्चनों पर लगी है। तो आप यदि यहाँ से 50 से 55 क्वेश्चन तक सही करने में सक्षम रहते हो तो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो बच्चों, ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, इसमें और कोई रोल इसका नहीं होता है। आपको क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज करने के बाद ही आप सेकंड स्टेज में पहुंच पाते हो। उसके बाद आपकी आती है सेकंड स्टेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल इसी का है। सबसे पहला पेपर आपका जो होता है वो एस्से का होता है। पहला पेपर, इसको आप पहला पेपर बोलेंगे। दूसरा जो पेपर होता है वो जीएस 1 का होता है। तीसरा पेपर आपका जीएस 2 का होगा। चौथा पेपर आपका जीएस 3 का होता है। पांचवा पेपर दोस्तों आपका जीएस 4 का होगा। ये आपके 5 पेपर हुए। उसके बाद आपका आ जाता है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल आता है। ऑप्शनल पेपर में आप देखोगे कि आपके लिए ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। इसमें भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। प्रत्येक जो पेपर है आपका 250 मार्क्स का होता है। 250 और ये 250, सब प्रत्येक आपका 250 मार्क्स के होंगे। ये 250 के हैं प्रत्येक आपके। ऑप्शनल भी आपका 250 का है, अर्थात 250 × 2 = 500 आपका ऑप्शनल है। ये आपका जो टोटल बैठता है ये आपका 1750 आपका बैठता है। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो आपका है वो आपका 275 का होता है। 275 और टोटल जो आपकी मार्किंग होती है वो 2025 में से होती है। 2025। बच्चों, यहाँ से आप देखिए कि जो पिछली मेरिट लगी है वो आपकी लगभग 700 जनरल जो गई है 774 प्लस, अर्थात 700 आप 80 या 75 के बीच में मान सकते हो। 80 से 75 से 80 के बीच में 780 आप लगा लीजिए। यहाँ से आपके 780 आपके आ जाते हैं। यहाँ आपके 210 आपको मेहनत करके लाने होंगे। तो जनरल जो आपको मिल जाता है वो आपको 990 समथिंग पर आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी। इसीलिए आप यदि इस वाले पोर्शन में यदि आप 50 से 60 नंबर का गेन
कर जाते हो फालतू एक्स्ट्रा 50 से 60 नंबर, तो आपको अच्छी खासी पोस्ट मिल सकती है यहाँ से। इसीलिए यही पोर्शन आपका जो है सेकंड स्टेज वाला, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में आपको सारी स्ट्रेटजी लगानी होंगी, सारे तर्क लगाने होंगे और मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा। आप देखिए, सबसे पहला आपका पोर्शन ये 5 पेपर हैं और फिर आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल में आपको अपनी ताकत बढ़ाइए, और यदि आप GS 1 2 3 4 में आप अच्छा करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और 50 से 60 नंबर आपने यही फालतू कर लिए अपने, तो आपको आसानी से अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो ये पोर्शन आपका मैंने आपके सामने रखा है, आपको इस पर तैयार कराया जाएगा। और अगला आपका जो पोर्शन है ये है कि आपको यहाँ से GS 1 2 3 और 4 चारों पोर्शन अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराए जाएंगे GS के, और करंट भी कराई जाएगी आपको, CA करंट अफेयर, ये आपको पोर्शन पूरा यहाँ से कराया जाएगा। ऑप्शनल आपको यहाँ से नहीं कराया जाएगा, इस चैनल से आपको GS के सारे पोर्शन कराए जाएंगे। एसए के विषय में आपको बताया जाएगा कैसे राइटिंग करी जाती है, कैसे लिखा जाता है। एसए में भी आप ध्यान रखें, यदि आपने GS 1 2 3 4 को ढंग से तैयार किया है, अच्छी तरीके से मेहनत की है, तो आपके एसए में बहुत लाभदायक ये होता है। तो एसए के नंबर आपके यहाँ बढ़ जाते हैं, ये आपने इनमें अच्छी प्रैक्टिस करी है। एक बात ध्यान रखें बच्चे कि ये एग्ज़ाम यूपीएससी या यूपीपीसीएस, जिस भी एग्ज़ाम के आपको, या अन्य पीसीएस, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ध्यान दें कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मुद्दा है कि मेन जो पॉइंट है जो आपको सिलेक्शन देगा वो है ओनली राइटिंग एंड राइटिंग। अर्थात आपको लिखना है, लिखना है, लिखना है। सिर्फ राइटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है, राइटिंग एंड राइटिंग। राइटिंग स्किल्स यदि आप अपनी मजबूत करते हो तो ध्यान दें कि यहीं से आपका सिलेक्शन प्रोसेस के चांस बढ़ जाते हैं। मेन मुद्दा ही ये है और कुछ नहीं है। आपने यदि राइटिंग स्किल्स को सुधार लिया, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन राइटिंग स्किल्स उनकी ज़बरदस्त नहीं होती, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन पर सही मुद्दा पर बात नहीं कर पाते, नहीं लिख पाते हैं। मेन मुद्दा है आपका राइटिंग, और राइटिंग भी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। यही आपका मेन फोकस रहना चाहिए आपका, कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न ने मांगा क्या है। फालतू की चीज़ें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप प्रश्न की डिमांड को समझें और प्रयास करें कि जितना प्रश्न ने मांगा है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। और राइटिंग स्किल्स ही इस चीज़ को आपकी क्लियर कर पाएगी। जब आप बार बार लिखोगे, बार बार अच्छा लिखोगे, उन पर एक बार कम लिखोगे, गलत लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत कुछ नहीं है। ये आप मेन चीज़ है कि आप लिखते ही नहीं हो। यदि आप लिखोगे ही नहीं तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे प्रश्नों को। आप कैसा ही भी लिखिए, गलत लिखिए, आपने गलत तो लिखा, आपने विचार तो करा लिखने का, गलत लिखो, गलत कोई दिक्कत नहीं है। आज गलत लिखोगे, कल गलत लिखोगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, कुछ तो सही होना स्टार्ट होगा। लेकिन प्रयास करें लिखने का। जो भी टॉपिक आपने समझा है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है ढंग से, जिस चीज़ को भी आपने पढ़ा है, जिस लेक्चर को भी हमारे को पढ़ाया आपने, उस लेक्चर पर आप लिखने का प्रयास करें। आप लिखने का प्रयास करें, आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। जैसे ही आपका लेक्चर पूरा टॉपिक ख़त्म होगा, 2 लेक्चरों में आपका टॉपिक ख़त्म हो रहा है, या 3 लेक्चरों के बाद में आपको टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा पूरा, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा लिखने के लिए। आप उस प्रश्न पर लिखें, जितना भी अच्छा लिखा जा सके। ये ना घबराएं। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हम पहले स्पीड बना लें। अरे स्पीड कोई मैटर नहीं रखती है शुरू में।
स्पीड तो ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आपके विचार दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लिख तो अपना आप ही पाओगे अच्छा। अब विचार ही दिमाग में नहीं है आपके में, तो आप कैसे लिख पाओगे, कैसे स्पीड, स्पीड क्या मान रखिए उसमें। पहले आप गलत सलत जो भी लिखा जाए लिखिए, पहले आप लिखने का प्रयास करिए। जब लिखने का प्रयास करोगे धीरे धीरे, ज़्यादा समय लगा कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो उस समय ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा और अपना आप आपको लगेगा कि आपकी जो स्पीड है वो अब मेंटेन हो रही है, जो स्पीड चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों आप इस चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी इस चैनल पर, और रेगुलर कराई जाएगी। आपका एम है IAS PCS और सिविल सर्वेंट बनना, तो बिल्कुल बनना है, तो बनना है। ये ध्यान रखें, जब तक आप अपने मन मस्तिष्क के प्रत्येक अंश में ये नहीं ठोक लोगे, ये नहीं सोच लोगे कि मुझे IAS PCS बनना है, आपका पूरे शरीर का रोम रोम ये कह देना चाहिए कि मुझे बनना है, तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। यदि किसी भी अंश में ये रह गया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो वो डर ना मैं निकाल सकता हूं ना आप खुद निकाल सकते हो। यदि आपको अपने अंदर से डर निकालना है, तो वो डर है प्रत्येक अंश को पहले प्रिपेयर करो, ढंग से प्रिपेयर करो कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो कर ही सकता हूं। तो आपको प्रयास बस इतना करना है कि मेहनत करके मन को अपने पूरे शरीर में एक एक रोम रोम में ये कह देना है कि नहीं मैं IAS PCS करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। तो ये पॉसिबल है कि आपने जो सोचा है वो जरूर होगा और ज़रूर होगा। तो बच्चों आज आपके लिए इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है। अब हम आज ही आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान दें, फर्स्ट लेक्चर आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम आपका आज किससे स्टार्ट कर रहे हैं वो देख लीजिए कि आपको अच्छी तरीके से आप यहाँ से तैयारी करें, मेहनत करें, बार बार लेक्चरों को देखें। आपको PDF वगैरह यहीं से दे दी जाएगी, PPT वगैरह यहीं से दे दी जाएगी आपको, है ना। जब आपको PDF मिलेगी, आपको कोई भी नोट्स आप बनाने की ज़रूरत है तो आप बनाइए, नहीं तो जो आपको समझाया जाएगा, जिस पोर्शन में आपको समझाया जाएगा उसी पोर्शन में आपको PDF मिलेगी, और उस PDF को प्रिंट कराने के बाद अपने पास नोट्स के रूप में रख सकते हो। आपके लिए ये बेनिफिट हम देंगे। ठीक है बच्चों, ये बेनिफिट हम आपको देंगे कि जो पढ़ाया जाएगा उसी की PDF आपको चैनल पर मिलेगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। सिर्फ आप जो बताया जाए, जैसे गाइडलाइन बताए जाए, ऐसे गाइडलाइनों पर आप कमांड करते रहिए और फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो बच्चों अपने दोस्तों में भी आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो इस चैनल को। आप डेली अच्छी तरीके से मेहनत करें, अपने आप को समय दें पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम छोटा एग्ज़ाम नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन जब तक आप अपने एक एक अंग से नहीं बोल दोगे कि नहीं मुझे तैयारी करनी है और करनी है, तो बेटा फिर कोई नहीं रोक सकता। ऊपरले मन से कुछ नहीं होगा, फॉर्मेलिटी पूरी करने से कुछ नहीं होगा, ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप शांत मन से चुपचाप अपने तैयारी में लगे रहिए और लगे रहिए। चलिए आज आपका हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटी GS पेपर 2। GS पेपर 2 में आपका पॉलिटी आता है। पॉलिटी में आपका पॉलिटी GS पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस, ये दो टॉपिक हैं आपके। ठीक है, तो दो टॉपिक हम आपके कराएंगे फिलहाल में इसमें। अभी धीरे धीरे आपके सारे पेपर्स पूरे कराए जाएंगे। ठीक बच्चे, तो आप ध्यान दें। और प्री प्लस मेंस कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर होगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री भी आपको यहीं से कराया जाएगा और मेंस भी, दोनों मिक्स आपको कराए जाएंगे। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉलो करते रहिए। ठीक है बच्चों, जैसे पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, जो किताब मैं बताऊँ, जो मैं आपको बताऊँ किताब, वो आप पढ़ते रहिए, आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। ठीक बच्चों, तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी में आपका पहला लेक्चर अब स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखिए, पहले लेक्चर में हम आपका सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे, हम यहाँ से आपका संसद स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो संसद में देखिए धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे संसद, और मेंस के लेवल के हिसाब से समझाएंगे। ध्यान रखें, मेंस के हिसाब से आपको राइटिंग करनी है, इस पे समझना है इन पॉइंटों को।
और चाहे तो नोट कर ले, अन्यथा पीडीएफ आप पीडीएफ लेकर के आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हम संसद से स्टार्ट कर रहे हैं। संसद, संसद सबसे पहले संसद है आपका, आपके सामने हेडिंग बना दिया गया है। देखिए, आपको ये पता जरूर छोटी छोटी बातों का होना चाहिए, नॉर्मल जो हम बता रहे हैं, कि संसद हमारा कौन से अनुच्छेद में पड़ता है। अनुच्छेद आपका 79 के अंतर्गत संसद आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए संसद में कै पार्ट आते हैं। पहला पार्ट है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा पहला पार्ट राज्यसभा। दूसरा पार्ट है हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ध्यान दें, संसद में आपके 3 पार्ट आते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और आपका लोकसभा। 3 पार्ट आपके आते हैं संसद में, हमारा संसद इससे पूरा होता है। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा हमारा अनुच्छेद कौन से में आता है दोस्तों। तो ये हमारा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आपका आता है। लोकसभा कितने के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद आपका 81 के अंतर्गत आता है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सीक्वेंस देख सकते हो। अनुच्छेद 79 में आपका संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है और राष्ट्रपति आपका 52 में है। राज्यसभा को हम बोलते हैं दोस्तों उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसको उच्च सदन हम बोलते हैं, ठीक है। और लोकसभा को बोलते हैं हम निम्न सदन, निम्न सदन। चलिए, आई होप आपकी समझ में यहां तक आया होगा। आपको जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप इनको पीडीएफ फाइल में आपको मिलेंगे। आप ऐसे कैसे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अब हम देखते हैं कि भाई अब हमारे पास में मेन पॉइंट क्या है, कि पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो पॉइंट देखिए। संसद, संसद देश का सर्वोच्च, संसद जो है हमारा देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व निकाय है। क्या है? ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि संसद देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व निकाय है, जनप्रतिनिधित्व निकाय है। अब ध्यान दें आप कि जो संसद है वो हमारे देश का सर्वोच्च जन का मतलब लोगों के लिए, जन मतलब लोगों का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय है। कैसे पता लगी? फिर संसद के अंदर 3 पार्ट आते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, जो कि जन की सारी परेशानियों को सुनने के लिए और मुद्दों पर बहस करने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए है। ठीक है, तो संसद देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व निकाय है। अब देखिए संसद का जो गठन है वो आपको बता दिया गया है कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा तीन पॉइंटों को मिलाकर हमारा संसद पूरा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलिए। आगे हम आते हैं, अगला पॉइंट आप नोट करें यहां पर, राष्ट्रपति। देखिए यहां पर आप सबसे पहले राष्ट्रपति लिखें, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा पॉइंट लिख लें। देखिए, राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है, ध्यान दें, राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। तो ये बात समझिए आप, इस पॉइंट को यहां नोट करें कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है, न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद की गतिविधियों में नहीं संसद की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान दें, प्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य है और न ही संसद की गतिविधियों में भाग लेता है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लेता है। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। फिर भी क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो आप लिखिए यहां पर आगे, फिर भी, यहां अगले पॉइंट से लिख लेना, फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, संसद का अभिन्न अंग है। आप बात समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद की गतिविधियों में भाग लेता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें कि यहां पर हम एक साथ राष्ट्रपति का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति को पूरा खत्म कर देंगे, नहीं, हमें चीजें लिंक करके पढ़नी है, राष्ट्रपति और संसद, राष्ट्रपति का संसद में क्या क्या महत्व है, धीरे धीरे लिंक करेंगे हम। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आपस में लिंक करके पढ़ेंगे हम, तभी आपकी ये चीजें समझ में आएंगी और तभी आप इनको लिख पाओगे। एक ही साथ राष्ट्रपति को खत्म करना, एक ही साथ लोकसभा को खत्म करना यूपीएससी नहीं कहता है। यूपीएससी आपको लिंक करके आप समझिए और यूपीएससी को धीरे धीरे आप उसको क्वेश्चनों को समझ सकते हो। तो चलिए आगे, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हेडिंग है लोकसभा। कि मैं राष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा बताया आपको, अब हम आते हैं लोकसभा पर, ठीक है। लोकसभा पाइए, लोकसभा आप हेडिंग बनाइए लोकसभा इस तरह से, ठीक बच्चों। ये आपको अनुच्छेद बता दिया गया है पहले भी कि अनुच्छेद आपका कितने में है, 81 में है, क्लियर है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि लोकसभा में कितने मैक्सिमम सदस्य होते हैं। तो देखिए चलते हैं आगे। भाई मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं इसमें आपके कितने होते हैं, 552 अधिकतम सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य, ठीक है। 552 कितने होते हैं आपके, अधिकतम सदस्य होते हैं। और इसको किस में से चुना जाता है, ये देखिए, इसमें से आपके 530 सदस्य राज्यों से हैं। कहां से हैं ये, राज्यों से, ठीक है, आपके राज्यों से हैं 530 सदस्य। आपके 20 सदस्य किस में से हैं, 20
आपके 20 सदस्य आपके संघ शासित प्रदेशों से हैं, संघ शासित प्रदेशों से हैं, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, ये आपके संघ शासित प्रदेशों से हैं बच्चों। अब आपके जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 2। ये क्या हैं आपके? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये आपके एंग्लो इंडियन हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। तो आपके पास समझ में आई होगी कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हैं? 512 हैं, 552 हैं। 552 में से 530 आपके कहां से हैं? राज्यों से, और 20 कहां से हैं? संघ शासित प्रदेशों से, और 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं जो आपके कहां से हैं? कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब आप जो एंग्लो इंडियन हैं इनके विषय में एक पॉइंट नोट करें। यहां पर इनके विषय में एक पॉइंट आप नोट करें। देखिए, नोट पॉइंट में यहां लिखें, नोट पॉइंट। चलिए, नोट पॉइंट में लिखिए आप यहां पर। नोट पॉइंट में लिखना है कि 25 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान दें इस बात पर कि समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है कि ये आगे नियम लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक पॉइंट और आप लिख लीजिए कि और SC ST के आरक्षण के प्रावधान आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि लोकसभा में आपके 552 सदस्य मैक्सिमम हैं, और आपको कंडीशन बता दी गई है कि 530 आपके 10 राज्यों से हैं, 20 सदस्य आपके संघ शासित प्रदेशों से हैं, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वो अब समाप्त कर दिए गए हैं 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन SC ST जो एक्ट है उसके आरक्षण को प्रावधान को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के ही द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ तक नोट्स आपके कंप्लीट, आप इनको PDF में मिल जाएंगे आपको।
आगे आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही आपकी समझ में ये आते रहेंगे और इनका रिवीजन करते रहिए। आगे देखिए आप, वर्तमान जो सिचुएशन है, वर्तमान में क्या स्थिति है सदस्यों की। वर्तमान में जो संख्या है वो देखिए आपकी 545 है। कितनी है? 545, जिसमें से आपके 530 राज्यों से हैं, 13 आपके संघशासित प्रदेशों से हैं और 2 आपके एंग्लो इंडियन जो आपके खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें लोकसभा में तो वो काम करेंगे जब तक ये इसका कार्यकाल खत्म नहीं होगा। आगे आने वाले जो कार्य समय है उसमें इसको यूज नहीं किया जाएगा इन सीटों को। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में यहाँ तक आया होगा। अब आपको ये पता लगी है कि आपका जो 545 हैं ये आपके वर्तमान में सिचुएशन है। अब आप जो लिखोगे, आपको क्या लिखना है? देखिए नोट पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ पर, तो नोट पॉइंट आप लिखिए। पॉइंट में लिखें कि जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू और जम्मू कश्मीर लिख लेना, जम्मू कश्मीर की 6, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों को, 6 लोकसभा सीटों को, 6 लोकसभा सीटों को विभाजित करते हुए, विभाजित करते हुए, विभाजित करते हुए जो 6 लोकसभा सीट हैं उनको विभाजित करते हुए क्या कंडीशन बनाई गई है कि 5 सीटों को तो जम्मू कश्मीर को, ठीक है, और 1 सीट जो लोकसभा की है उसको किसको दे दिया गया है? लद्दाख को दे दिया गया है। तो आप यहीं पर इसको पार्ट में बांट सकते हो कि विभाजित किया गया है इनको, कैसे कैसे किया गया है वो देख लीजिए। आपकी 5 जो सीट हैं उनको दिया गया है जम्मू कश्मीर को, यहाँ लिख लीजिए 5 सीट जम्मू कश्मीर। यहाँ से इसको मिटा देते हैं कि आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो साफ आना चाहिए आपका। 5 सीट जम्मू कश्मीर, ठीक है, और 1 सीट, जो 1 सीट है वो किसके लिए है? 1 सीट वो आपकी है लद्दाख के लिए। आपको पता होगा कि लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये संघ शासित प्रदेशों को सौंपी गई है। ये संघ शासित प्रदेश हैं हमारे, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? हमारे संघ शासित प्रदेश हैं। और ये सीटें किसकी हैं? लोकसभा की सीटें हैं। किसकी हैं ये? लोकसभा की आपकी सीटें हैं। ये लोकसभा की जो सीट हैं आपकी 6 सीट किसकी हैं? ये लोकसभा की हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं उनको बांट दिया गया है 2 हिस्सों में। कितने में? 5 सीट आपकी किसके लिए गई हैं? जम्मू कश्मीर के लिए, और 1 सीट किसको दे दी गई है? आपकी लद्दाख को दे दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज़ अभी तक समझ में आई होगी। आप धीरे धीरे इसको प्रयास करें रिवीजन करने का। जब आप रिवीजन करोगे इनका, ये ध्यान रखें, आपको मैं अच्छी तरीके से पूरा यहाँ से तैयारी कराऊंगा। आप इन नोट्सों को प्रिंट आउट निकलवा करके बनवा सकते हो। ठीक बच्चों, आज के लिए आपकी क्लास मैं इतनी ही रखता हूँ। कल से आपको अच्छी तरीके से पूरी क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। कम से कम आपका अच्छी तरीके से हम सिलेबस खींचेंगे। अभी आपका पहला ही दिन है, इसी वजह से हमने इतना ही आपको पढ़ाया है। आप ध्यानपूर्वक इनको करें, समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे मैं सोर्स आपको बताता रहूं, आप उन्हीं सोर्सों पर काम करते रहें। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हमने तैयारी भी अच्छी करी और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन जो चीज़ें बताई गई हैं मन मस्तिष्क में ये ठान लेना है कि हमको करना है तो सिर्फ करना है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस ओनली और अदर पीसीएस आपको करना है
तो करना है। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है, आज आप इतना ही करें, ठीक है। तो ओके बाय आज के लिए।